अच्छा बेटा जी बच्चों, तो शेयर्स की तरफ हम मूव कर गए और इसमें हमने जहां पहुंचना था वो हमारा था एजेंसी प्रॉब्लम। ओके, सर्विलेंस एक्ट हमने कर लिया था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिक्स के बारे में हमने ये आगे हमारा एजेंसी इशू, द एजेंसी प्रॉब्लम। देखिए जी, वन एवर ए मैनेजर ऑन लेस देन 100% ऑफ द फर्म्स इक्विटी, पोटेंशियल एजेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट। पहली बात तो ये है कि मैनेजर का तो गोल ही ये था कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अगर मैनेजर ही शेयर होल्डर बनना शुरू हो गए तो उसका नुकसान ये होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास से वो कंपनी चली जाएगी। और अगर मोर देन 50% के, अम्मी मैं पढ़ा रहा हूं, उसका ये है बेटा कि मोर देन 50% से अगर ज्यादा शेयर हो गए तो मैनेजर्स का उस पर होल्ड आ जाए कंपनी का, वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे उस कंपनी के, मैनेजर फर्दर वो नहीं रहेंगे। इन थेरी हाँ ये ठीक है, कहने में ये बात ठीक है। इन थेरी का मतलब यहाँ पर वो ये लेना चाहता है कि हाँ ये ठीक है आपकी बात, कि आप कहते तो यही हैं कि मैनेजर्स वुड एग्री विद द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, के मैनेजर को इन बात पर राजी रहना चाहिए कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है। लेकिन अगर अगर आप देखो, मैनेजर्स को कहीं अगर ये फील हो गया कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो बढ़ रही है लेकिन मैं भी एक स्टेटस चाहता हूं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया जी, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मैं भी इंजॉय करना चाहता, मैं थक गया, मैं कब तक जॉब करूंगा। और उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, या कुछ ऐसे डिसीजन है जिनको वो रिजेक्ट कर देता है, नहीं जी नहीं हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते, हालांकि उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ सकती थी। लेकिन अगर उसको वहां डर ये लग गया कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो बढ़ जाएगी लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा, जो आजकल हमारा पोटेंशियल इशू है कि मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये बात। तो ये जो इश्यू होते हैं इसे हम कहते हैं बेसिकली ये एजेंसी इश्यू है। एंड नाउ हम उस तरफ चलते हैं बेटे कि एजेंसी इश्यू से क्या मुराद है कि आपका, शेयर होल्डर्स का और मैनेजर का जो आपस में रिश्ता होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। और एजेंट जो होता है बेटा, इसका काम होता है कि जिसके लिए वो एजेंट बना है, जिसका वो एजेंट है, यानी मैनेजर्स जो हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स काम करते हैं उस कंपनी में। ऑनर के बिहाफ पर जो काम कर रहा है वो मैनेजर है। ऑनर अपने राइट्स उन्हें ट्रांसफर करते हैं मैनेज करने का, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैनेजर। तो ये उनका रिलेशनशिप है। अब एजेंट ही जहां पे काम कर रहा है, जिस एरिया में जिस फर्म में काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं ये एक एजेंसी है। और अगर मैनेजर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दें कि उनके अपने बेनिफिट्स बीच में हैं, तो फिर हम कहते हैं जी एजेंसी इशू क्रिएट हो गया है, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो गया है। अब देखें ना उसने आपसे क्या कहा, इन थ्योरी मैनेजर्स वुड एग्री विद शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। थ्योरी तो ये कहती है आपसे कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना मैनेजर का काम होगा। However, managers are also concerned with their personal wealth. जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि बिल फर्ज अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया और वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बढ़ा सका, शेयर होल्डर्स की वेल्थ नहीं बढ़ा सका, तो माड़ी पॉसिबल है मुझे फायर कर दिया जाए। फायर से बात ये नहीं है
कि आप उसे गोली से उड़ा देंगे, फायरिंग से मुराद ये है कि आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जो मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं बेटा, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ए ने बी को शेयर सेल कर दिया, बी सी को शेयर सेल कर देता है, सी डी को शेयर सेल कर देता है। ये जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है बच्चों, मुझे इसके बारे में एक सवाल आपसे ये चाहिए, जो हैंड रेस करना चाहे बिस्मिल्लाह वो करे। तो वो ये मुझसे आपसे मदद चाहिए मेरे बच्चे कि शेयर इश्यू हो गया जी मार्केट के अंदर, मार्केट में ट्रेड भी हो रहे हैं, फैसल ने मुझे सेल कर दिया, मैंने आगे रोल नंबर 20 को सेल कर दिया, 20 ने 28 को कर दिया, 28 ने 13 को कर दिया, इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? कोई अगर बताना चाहे। कंपनी को तो पैसे नहीं जी। 68 मेरे बेटे, एक मिनट मेरे बेटा जी, मेरे बच्चे बोलो। जी मेरा बेटा। अबीबा बेटे मैं पढ़ा रहा हूँ जी। 68 मेरे बेटे बोलो। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट खुद करो बच्चे। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर लिए हैं और मुझे लग रहा है कि कंपनी, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर आगे खत्म हो रहा है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि कंपनी में वापस शेयर करना वो एक लंबा प्रोसेस है। उसकी बजाय में अगर आगे आपको सेल कर दिया या किसी और बंदे को सेल कर दिए, तो उसमें यह है कि कंपनी के पास पैसा स्टिल वैसे ही पड़ा हुआ है जैसा उसके पास था, यानी कि कंपनी के जो फाइनेंस है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे आपको सेल करने से या आपका आगे फैसल को सेल करने से। उससे कंपनी की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुड, शाबाश। अच्छा फैसल जी बेटा बोलो। जी बेटे बोलो। सर अगर तो जो कंपनी है वो बेसिकली लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो अगर कंपनी ने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में पड़े रहना है, मुझे दे दिए मुझे उसको दे दिए, तो फिर तो उसने काम कर लिया। फिर वो अपने कारोबार ना करे तो जो कैपिटल 4 रुपए उसने हमसे इकट्ठे किए हैं फिर तो उसी की मैनेजमेंट में लगी रहे। तो कंपनी क्या करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होके वो अब आप लोग आपस में ट्रेड करते हैं, कंपनी के पास जो कैपिटल है कंपनी अपना यूज करके अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। एक खास स्पेसिफिक डेट पे जब उसने अनाउंस करना है अपना डिविडेंड अनाउंस करना है, उस वक्त जो उसने लिस्ट उठा लेनी है, उस वक्त जो उसके पास जिस बंदे के नाम पे आ रहे हैं उस बंदे के नाम पर उसको डिविडेंड इश्यू कर देना है। कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि उसको ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में जाना ही नहीं। जिस डेट पे डिविडेंड सर उसने अनाउंस करना है ना, उस डेट पे जो शेयर जिसके नाम पे उसका डेटा उसने ले लेना और उनके नाम पे उसने डिविडेंड इशू कर देना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, दरमियान में उसका दरमियान में अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसको वो मैनेज ही नहीं करेगी, अपने ऑपरेशंस पे फोकस करेगी। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आपसे सवाल किया था कि कंपनी को क्या फायदा होगा उससे। देखिए कंपनी का गोल जो है वो मैक्सिमाइज ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ है। अगर वो शेयर मेरे पास है तो मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, और अगर मैं किसी को सेल करता हूँ कंपनी को तो नहीं उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर मेरा वो शेयर जो है वो 10 रुपए ज्यादा पे सेल हो जाए तो क्या मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो गई? तो यही तो गोल था फर्म का कि मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स फर्म। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिसे सेकेंडरी ट्रेडिंग बोला जाता है, उससे कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी का तो गोल ये था कि आपकी वेल्थ में इजाफा करे। वो इजाफा आपकी वेल्थ में हो गया, दैट्स इट। और आपकी जो है क्या कहते हैं शेयर वैल्यू उसने बढ़ाकर दे दी। तो कंपनी का तो गोल ही ऑब्जेक्टिव ही यही है। और बाकी जो फैसल इकबाल ने बात की है बिल्कुल ठीक उसने बात की है। जी फैसल कुछ कहना चाहते हो दोबारा? नहीं सर प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं सर। अच्छा, तो कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव भी यही था बेटा कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। दूसरी बात ये कि जैसे फैसल इकबाल ने बात की कि वो जब भी डिविडेंड अनाउंस करना होता है, कंपनी जो होती है जिनके नाम शेयर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कि एक जो होता है शेयर प्राइस जो होती है, जिनके नाम शेयर्स होते हैं डाटा उसका ले लिया जाता है। उसका जब कंपनी डाटा अपने पास ले लेती है तो रजिस्टर कर लेती है उनको कि ये वो लोग हैं जिनको डिविडेंड जाएगा। और जब वो अनाउंस होता है कि ये डिविडेंड लोगों को जाएगा, उसके बाद जो भी शेयर बेचा जाएगा वो एक्स डिविडेंड प्राइस के ऊपर बेचा जाता है।
उसमें डिविडेंड अब इंक्लूड नहीं होता। तो ये जो फैसल इकबाल ने वहां पर बात की थी उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों से कर दी है। तो कंपनी अपनी जो उसने कैपिटल रेज किया हुआ है ना शेयर देके इनिशियली, वो उससे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती है और उसी से अपने ऑपरेशंस को वो चलाती है। फर्दर उसे रेस करना पड़े तो फिर नए वो शेयर्स लेकर आएगी मार्केट के अंदर, या फिर वो डेट की तरफ मूव करेगी। तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद बेटे हम आगे चलते हैं। तो ये वो बात थी कि जी जॉब सिक्योरिटी, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड लाइफस्टाइल, हर बंदा अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा बनाना चाहता है। तो बेटे एजेंसी इश्यू प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ये क्या चीजें हैं और अल्लाह आपका भला करे, ये क्या चीजें हैं और इसमें इसको काउंटर किया जाता है। इससे आगे जितनी बात करेगा वो ये बात करेगा कि एजेंसी इश्यू जब क्रिएट हो जाए तो फिर कंपनी को, फर्म को एजेंसी कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और एजेंसी कॉस्ट से मुराद क्या होती है, मैं आपको ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ना है खुद। जो बुक आपको सेंड की है बेटा उसमें सारी डिटेल इसके अंदर है और ज्यादा नहीं है, 3-3, 4-4 लाइनों की डिटेल है, इससे ज्यादा नहीं है। तो एजेंसी कॉस्ट से क्या मुराद है, वो ये होती है कि आपने इस तरह मैकेनिज्म तैयार करना है या ऐसे सेटअप को बनाना है कि एजेंसी इश्यू क्रिएट ही ना हो। तो आप खुद देखो बेटा, एजेंसी इश्यू क्रिएट क्यों हुआ, जहां मैनेजर्स को इनसिक्योरिटी फील हुई या जहां मैनेजर्स के लालच आ गया। तो आपको भी इन दोनों को काउंटर करना है कि उनको इनसिक्योरिटी फील ना हो और दूसरा उनके अंदर लालच ना आए। वो ये कहने का मतलब है बेटा कि अगर आपका वो गोल अचीव करवा रहे हैं तो लाजिम है कि उनको भी गोल अचीव करने में मदद मिले, यानी कि उनके साथ कंपनसेशन प्लान चलाएं। उनका ये ना करें कि आप गधा घोड़ा जो है उसको बराबर खड़ा कर दें, जो बंदा अच्छा काम करे उसको इंसेंटिव दें, उनके लिए परफॉर्मेंस प्लान बनाएं। तो ये जो आप परफॉर्मेंस प्लान बनाओगे, डेफिनेटली सी बात है वही जो पैसा आपके पास प्रॉफिट में जाना था और ये जिसे कहते हैं आपका उसमें क्या कहते हैं पैसा जो था वो प्रॉफिट में एंटर होना था, वो कंपनसेशन के उसमें चला जाएगा, बोनसेस हो जाएगा, एक्सपेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो व्हेन दे आर क्रिएटेड एज एन एक्सपेंस तो ये कॉस्ट बन जाती है। तो इसके अंदर सारी बात जो है बेटा वो इसी के हवाले से लिखी गई है। तो आई होप सो। और शाहरुख जो है बच्चा, शाहरुख मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बेटे, अपना रेज हैंड करो और वहां पे सवाल करो मुझसे, घबराने की कोई बात नहीं है, सवाल करो। सवाल करोगे तो बात आगे चली जाएगी। क्या रोल नंबर है बेटा शाहरुख आपका? एक मिनट मेरे बच्चे, ये हम जाते हैं और चैट पे जाते हैं। अच्छा चलो, शाहरुख का बच्चे का माइक का इशू है, चले वो इसलिए टाइप कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो शाहरुख ने बात की है वो ये की है सर कि शेयर चले आप कंपनी का जो ट्रांसफर करते हो उससे कंपनी को तो कोई फायदा नहीं होता, जस्ट ओनरशिप चेंज होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ये इजाफा जस्ट फॉर ए मोमेंट था, रेपिटेटिव प्रॉफिट तो नहीं होता ना? नहीं बेटे ऐसा नहीं होता, ये इजाफा जस्ट ए मोमेंट नहीं होता। क्या आप क्या समझते हैं कि शेयर प्राइस जो है वो खुद से बढ़ गई? अगर उस शेयर की डिमांड बढ़ी है तो कोई तो रीजन है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है, माइट पॉसिबल है वो रीजन जस्टिफाइबल भी हो, नॉन जस्टिफाइबल भी हो। आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है कि मैं मिलकर अपने दोस्त यारों से एक शेयर खरीदना शुरू कर दूं और मार्केट में ताकि ये इन्फॉर्मेशन चली जाए कि जी ये शेयर खरीदा जा रहा है, पता नहीं क्यों खरीदा जा रहा है, दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाएं, मैं शेयर की वैल्यू जो है डिमांड ज्यादा होनी शुरू हो जाए, मैं शेयर होल्ड करके रखूं सारे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू करूं, वैल्यू इतनी बढ़ जाए और फिर उसके अंदर शेयर सेल करके साइड पर हो जाऊं और फिर उसकी डिमांड ही ना रहे, क्योंकि नेट डिमांडर तो मैं ही था बेसिकली, जो सबसे बड़ी डिमांड मेरे पास थी। तो मीन टू से कहने का मतलब है कि ये कभी कभी नॉन जस्टिफाइबल भी होते हैं। इसलिए दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज को कैसीनो मार्केट बोला जाता है कि इसके भी जो तकरीबन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसीनो की तरह होते हैं, जुए की तरह होते हैं, गैम्बलिंग की तरह होते हैं। तो बेटा ये उसके अंदर बात थी। तो दिस कुड अब उसका शेयर अगर ओनरशिप चेंज हो रही है बेटा तो ओनर अपना हिस्सा देकर ही निकल रहा है ना, तो ओनर की वैल्यू में तो इजाफा हो गया। तो मैक्सिमाइज ऑफ द गोल जो था, जो गोल ऑफ द फर्म था वो यही था कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो बेटा कंपनीज को कोई ऐसी चीज ना देखो, पता नहीं वो कंपनी है वो इसमें इन्वेस्टमेंट हुए, इतने बड़े बड़े नाम, डॉक्टर आपके साथ बेटा यही तो करता है,
आपने देखा होगा जो टेस्ट वो देते हैं आपको, LFT करा लें जी, और उसमें कितने मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं, इसलिए कि ताकि आपको पता ही ना चले ये क्या है। आपको पता लग गए तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। भाई आप डरोगे तो पैसे दोगे ना, आप डरोगे नहीं तो पैसे कहाँ से दोगे उनको। ये सारी कहानी होती है। तो बेटे अच्छा, तो ये सारे एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। इसमें कुछ प्लान्स होते हैं, मैनेजमेंट को दिए जाते हैं, प्रमोशन दी जाती हैं, और भी प्लान्स होते हैं बेटा कि स्टॉक दे दिए जाते हैं कि आप करंट मार्केट प्राइस पे ले लें, आगे इंक्रीज अगर हुई, रेज हुई तो आपको ही फायदा होगा क्योंकि आपका शेयर मौजूद है, लेकिन एक हद तक कि वो लोग मैनेजमेंट में डिसीजन के अंदर ना आ जाए। तो उसके बाद बेटे बात जो फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ये देखना है इसको बच्चों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। और ये एक डायग्राम भी आगे जी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले ओवरव्यू दे दे बच्चे आपको, फिर हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहेंगे अब आपने इसे पढ़ लेना है, तो कल आपको इसमें कोई चीज ना समझ आए तो फिर आप हमसे पूछो। तो बेटे मैं छोटी सी बात करके, मुझे पता है आप भी बैंक्स या जॉब्स करके आए हो, थके होते हो, इससे पहले भी क्लास ले चुके होंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ओवरव्यू आपको एक अच्छा सा देता हूँ। देखो बेटा, कंपनी जो होती है, कोई फर्म होती है, या आप भी अगर बिजनेस करना चाहोगे ना, तो दो ही सोर्सेज आपके पास पैसे के। बगैर पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपने किसी चीज से कुछ बेनिफिट्स लेने ना बेटा, तो उसके साथ कुछ कॉस्ट भी एसोसिएट होती है, और वो अगर हमने कुछ प्रॉफिट कमाना है तो डेफिनेटली उसके लिए फाइनेंस भी अरेंज करना है। तो फाइनेंस अरेंज जहां जहां से किया जाता है उसके बारे में दूसरा चैप्टर है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको वो बताएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स में से दोनों में बेसिक फर्क ये होता है बेटा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी को पता है, और जो दो पार्टीज हैं जिनके दरमियान वो थर्ड पार्टी आई हुई है, वो सारा अरेंजमेंट वही करती है। उसमें डिपॉजिटर को या पैसे उधार देने वाले को नहीं पता है कि वो आगे किसको दिए जाएंगे, वो सिर्फ उसको जानता है जो थर्ड पार्टी है। और इसी तरह जो वो मकान या सॉरी जो वो उधार लेना चाहता है, वो भी सिर्फ उसी को जानता है, थर्ड पार्टी को। तो जिसने एक्चुअली पैसे दिए उसको उधार लेने वाला नहीं जानता, और जिसको एक्चुअली पैसे उधार पर दिए गए उसे उधार देने वाला नहीं जानता। फाइनेंशियल मार्केट से हटकर होती है। फाइनेंशियल मार्केट में ये कि है तो वहां पे भी फंड रेजिंग सारी, लेकिन होता क्या है, वहां पे प्लेटफॉर्म जो होता है, वहां पे आपको लैंडर को और बोरोवर को आमने सामने किया जाता है, आमने सामने होते हैं एक दूसरे के। और इसके बाद होती है बेटा थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ये होती है कि जिसने भी पैसे लेने हैं वो किसी मार्केट ना जाए, वो कुछ इन्वेस्टर्स को जानता है, उनके पास चला जाए खुद ही, फोन पे कर ले बात, या कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है जिनकी लिस्टेड कंपनीज में शेयर्स लिस्टेड नहीं होते जिनके शेयर्स, तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ओटीसी ट्रेड होती हैं। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ट्रेड होता है बेटा वो। तो ओवर द काउंटर ट्रेड से क्या मुराद होती है, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या लीगली बाउंड कोई नहीं होता, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में बेटा दो बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद भी फाइनेंशियल मार्केट का रोल प्ले करते हैं, जिसमें वो कैपिटल भी बन जाए, कैपिटल मार्केट्स भी बन जाते हैं, जिसमें वो मनी मार्केट्स भी बन जाते हैं। मनी मार्केट्स के हवाले से सिर्फ इतनी याद रखने वाली बात है कि जिनको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं उनके लिए मनी मार्केट होती है, यानी कि जिनको एक साल से कम अरसे के लिए पैसे चाहिए और एक साल से कम अरसे में वो पैसे वापस कर भी देंगे बेटा, वो आपकी मनी मार्केट होती है। और लॉन्ग टर्म मार्केट या कैपिटल मार्केट वो होती है बेटा जहां एक साल से ज्यादा के फंड रेजिंग करनी होती है, जहां 5-5 साल के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो उसकी कैपिटल मार्केट होती है। तो आज के लिए बेटे इतना बहुत है, तो कल हम इसको, अब ये देखें ना, अगर हमारी ये ऑनलाइन क्लास ना होती तो आप सोचें जब हम इसे बोर्ड पे कर रहे होते तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ करता, देखो ये हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है। तो इसका मुझे हमेशा वो फील होता है कि यार इसमें बहुत कुछ इन बच्चों को बताने वाला है जो मैं आपके पास से उठाकर लाता। देखो पास्ट में तुम स्टैट में या मैथ में ये करते थे,
उसका हम फाइनेंस में यहाँ इस तरह फायदा लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ करता। अब आप लोगों से गुजारिश यही है जी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ इसको, और मैं आप लोगों से एग्री भी करता हूँ बच्चों कि जॉब करके आना फिर पढ़ना भी साथ। तो अगर आप हो सके, अगर मुश्किल है मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, हो सके अगर तो रात को इससे आगे की जो या मैंने जो आपको दूसरी स्लाइड्स भेजी बस उनको गो थ्रू कर लेना, फिर कल हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो चीज ना समझ है ना मत समझना, बस गो थ्रू कर जाना उसे।